पूर्व घोषित के अनुसार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पुणे जिला, नासिक जिला तथा अन्य जगहों के लोगों की तरफ से मानपत्र और थैलियां अर्पण करने का संयुक्त कार्यक्रम हाल ही में शाही अंदाज में संपन्न हुआ। 23 अप्रैल 1933 को रात 9 बजे मुंबई के दामोदर हॉल के पीछे जो बड़ा सा मैदान है उसमें बड़ा मंडप खड़ा किया गया था। उसमें मंच खड़ा किया था, कोच और कुर्सियां लगाई थीं। देखने वालों को यह सब किसी राजा के दरबार सा लग रहा था। इस समारोह के लिए बाहर से भी कई लोग आए हुए थे। कुल 8-10 हजार का जनसमुदाय था। मंच पर ऊंची जगह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, अध्यक्ष राव बहादुर बोले और डॉक्टर सोलंकी बैठे थे। उनके इर्द गिर्द कोच पर श्री सहस्त्रबुद्धे, देवराव नाइक, भाई प्रधान, डॉक्टर प्रधान, श्रीमती सरलाबाई प्रधान, प्रो कंगले, श्रीमती गीताबाई कंगले, अस्वेक कवली, खानके, भाई चित्रे, कमलाकांत चित्रे, रणखांबे, भाव गायकवाड़, दानी, काले, जाधव आदि लोग थे। माइमचाल, नायगांव, रेतीचा धक्का, डिलाइल रोड, सैतान चौकी, फत्तरबंदर, करी रोड, वाडिया हॉस्पिटल, सैंडहर्स्ट रोड, कोलीवाडा, क्लार्क रोड, आर्थर रोड, वडाला, शिव, माटुंगा आदि जगहों के 500 से अधिक समता सैनिक दल के लाठीबंद सैनिक इस समारोह का प्रबंधन देखने के लिए समारोह के इर्द गिर्द दीवार बनाकर तैयार खड़े थे। पहले दिवाकर नेवजी पगरे ने अध्यक्ष की सूचना रखी, जिसका समर्थन राजमान्य शंकरराव लिंबाजी ओझरकर ने किया। तब अध्यक्ष राव बहादुर S.K. ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, यहाँ इकट्ठा हुए जनसमूह से इस बात का पता चलता है कि आप लोगों में कितनी जागृति हुई है। आपको गहरी नींद से जगाने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। यह हमारे समाज का भाग्य है कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज में पैदा हुए। वे पूरी दुनिया के नेता बनने के काबिल हैं। उनकी लाइब्रेरी देखने पर इस बात का पता चलता है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है और वे कितना पढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन के समय राजनीति जानने के लिए उन्होंने राज्य के संविधान की किताबें अपने पैसे से खरीद कर पढ़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सोच जाति केंद्रित है, लेकिन यह बात गलत है। साइमन कमीशन को रिपोर्ट देते हुए यह बात स्पष्ट हो चुकी है। उस समय राष्ट्रीय विचारधारा वाले कई लोगों ने उनकी प्रशंसा भी की। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही निर्भिमानी हैं। सरकार ने उन्हें J.P. नाम देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वे लेने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही निष्प्रिय व्यक्ति हैं। गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने जो भाषण दिए हैं उनसे इस बात का पता चलता है। मुंबई काउंसिल में उनके जैसा स्पष्ट वक्ता नेता नहीं मिलेगा। अपने समाज के हित के आगे वे किसी की परवाह नहीं करते। तीनों गोलमेज सम्मेलनों और अब की संयुक्त संसदीय कमेटी में बिना कोशिशों के बुलाया गया, इसी से उनकी योग्यता का परिचय मिलता है। अब भी वे अपना काम योग्य तरीके से करेंगे, इस बारे में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। बाद में P.L. लोखंडे ने नासिक जिले की ओर से दिया जाने वाला मानपत्र पढ़कर सुनाया। फिर इसे चांदी के चषक में रखकर वह बाबा साहेब अंबेडकर को अर्पण किया गया। 501 रुपयों की थैली भी नासिक जिले की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अर्पण की गई। उसके बाद हरिभाव हनुमंत रोकड़े ने पुणे की ओर से मानपत्र का मसौदा पढ़कर सुनाया। अध्यक्ष के हाथों मानपत्र की 2 प्रतियां बाबा साहेब को दी गई, जिनमें से एक सुनहरे फ्रेम में सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई थी और एक अन्य सादी प्रति थी। पुणे जिले की ओर से थैली अर्पण करते हुए शांताराम अनाजी उपशाम ने कहा कि इससे पूर्व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के काम में सहायता के लिए पुणे जिले की ओर से 350 रुपयों की एक टाइपराइटिंग मशीन अर्पण की गई थी। आज यह सिलसिला आगे बढ़ाते हुए यह 200 रुपयों की थैली अर्पण की जा रही है। यह कहकर उन्होंने अध्यक्ष के हाथों थैली डॉक्टर बाबा साहेब के सुपुर्द की। उसके बाद नायगांव चाल के निवासियों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को 91 रुपयों की थैली अर्पण करने के लिए विट्ठल तानाजी साकरे खड़े हुए। उन्होंने कहा, समयाभाव के कारण हम इससे बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर नहीं पाए। विनती है कि हमारी इस छोटी सी थैली का डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्वीकार करें। इतना कहते हुए उन्होंने 91 रुपयों की थैली अध्यक्ष के हाथों डॉक्टर अंबेडकर को अर्पण की। उनके बाद ट्राम कंपनी की चाल, चौथा माला, परेल के पंचों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को 50 रुपयों की थैली चांगू बहेरू गाडे ने अर्पण की। भोर संस्थान के कुछ लोगों ने 17 रुपयों का चंदा दिया। बाद में समता सैनिक दल की ओर से फूलों की माला अर्पण करने के लिए साल्वी खड़े रहे। माला अर्पण करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि समता सैनिक दल के सैनिकों का सेना में प्रवेश कराने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कोशिश करेंगे। उसके बाद बांद्रा के डिलाइल रोड आदि जगहों के लोगों की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को कई मालाएं अर्पण की गई। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस समारोह के लिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यह मेरी नज़र में बड़े संतोष की बात है। क्योंकि अगर पहले जैसे सोचा गया था वैसे अगर हर एक जिले के लोगों द्वारा अलग अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया होता तो हर जगह उपस्थित रहना मेरे लिए असंभव हो जाता। इसके अलावा आज जितने लोग इकट्ठा हुए हैं उतने लोगों के इकट्ठे होने का मौका भी नहीं बनता।
एक और बात अच्छी हुई है कि कल मुझे विदा करने के लिए सबका बंदरगाह पर आना भी अब टल गया है। आज यही मैं आपसे विदा लेता हूं और आप मुझसे विदा लीजिए। बंदरगाह पर आकर आप लोग जो जयकार और हल्ला गुल्ला मचाते हैं उससे मैं खुद बौखला जाता हूं। मेरे साथ पानी वाले जहाज से जाने वाले प्रतिनिधियों को भी शायद संकोच महसूस होता हो। कई लोगों को विदा करने के लिए 4 लोग भी नहीं आते। मैं इसके लिए अपवाद हूँ, क्योंकि मुझे विदा करने के लिए बंदरगाह पर ऐसी भीड़ उमड़ती है कि कोई कीड़ा या चींटी भी घुस ना पाए। असल में यह कोई अच्छी बात नहीं है। गरीब लोग अपना रोजगार छोड़कर बंदरगाह पर केवल मुझे विदा करने के लिए आकर खड़े रहें, यह मुझे उचित नहीं लगता और पसंद भी नहीं है। इसलिए कल कोई भी बंदरगाह पर ना आए। जो भी कुछ कहना सुनना हो वह यही एक दूसरे से कहा सुना जा सकता है। जिन जिलों की तरफ से मानपत्र दिए गए हैं उन संस्था चालकों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। पिछले माह नगर जिले के मानपत्र देने वाले समारोह में मेरे भाषण का इतना ऐसा और इतनी जल्दी असर होगा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन आपको सामाजिक कार्य का एहसास पूरी तरह होने के कारण सामाजिक कार्य को बढ़िया ढंग से चलाया जाए, इसलिए एक होकर कम समय में ही आप लोगों ने आज जो थैलियां अर्पण की हैं उनके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। कल और आज मुझे जो कोष मिला है उसका इस्तेमाल मैं सामाजिक कार्य के लिए ही करने वाला हूं। मैंने इसके लिए एक योजना बनाई है। समाज के लोगों को अच्छा धन मिलता रहे ऐसी कोई व्यवस्था करने का विचार लंबे समय से मेरे मन में था। बच्चे स्कूल में जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उसी तरह युवक और युवतियों को भी सुधारोन्मुखी बढ़िया ज्ञान प्राप्त होते रहने की जरूरत है। इसके लिए कम से कम 4 आने कीमत वाली अच्छी जानकारी वाली किताबें प्रकाशित करने के लिए एक संस्था की स्थापना करने का मेरा विचार है। इसी योजना पर कल और आज मिली रकम मैं लगाने जा रहा हूँ। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आज यहाँ कुछ कहना जरूरी है ऐसा मुझे नहीं लगता। अब वह परिषद पुरानी हो गई है। इस बासी सम्मेलन के बारे में कुछ कहूँ ऐसा मुझे नहीं लगता। गोलमेज सम्मेलन के 3 चक्कर कट चुके हैं और अब मैं चौथे सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। यह आखिरी बारी है। इसके बारे में विशेष कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं है। एक बात सच है कि पिछले 4 वर्षों में अस्पृश्यों के कार्य की बड़ी जिम्मेदारी मेरे माथे पर थी। वह नहीं होती तो शायद मेरी राजनीति कुछ अलग ढंग की होती। उस वक्त मैं 2 पेंचों में फंसा था। अंग्रेजों से भिड़ता तो गांधी जी से कोई फायदा नहीं मिलता और गांधी जी की सहायता करता तो अंग्रेजों से कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैंने व्यापक ढंग के सामाजिक कार्य को नज़रअंदाज कर रखा था। मेरी मनोदेवता अब मुझसे कह रही है कि अब भले किसी भी तरह का स्वर आ जाए, अस्पृश्यों का फायदा ही होने वाला है। इस बारे में जो भी कमियां हैं मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करने वाला हूं। लेकिन अब अस्पृश्यों के कार्य पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत मुझे नहीं लगती। अस्पृश्यों को केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त होना पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक सत्ता हमें मिले और अंग्रेजों का ही राज रहे तो हमें 15-20 या 25 का भी प्रतिनिधित्व मिला तो भी वह किसी काम का नहीं होगा। भोज की पंगत में साथ बैठने का हक पाने के बाद पत्तल में भरपूर खाना परोसा जाएगा, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। सो इस तरह अंग्रेज सरकार से इस देश को अब मैं विशेष हक दिलाने के लिए लड़ने वाला हूँ। जो लोग विदेश जाकर लौटते हैं वे एक बात जानते हैं कि हमारे देश में दरिद्रता बहुत है। यहाँ बीमार गरीब लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। उस हिसाब से इंग्लैंड में बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वहाँ जिन्हें ज़रूरत हो लेकिन जो खरीद नहीं सकते उन सब लोगों के लिए सरकार की तरफ से डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है। किसी के पास अगर कमाई का जरिया न हो तो सरकार उसे नौकरी मिलने तक बेकारी का भत्ता देती है। 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों की कोई व्यवस्था न हो तो सरकार उसे बुढ़ापे की पेंशन देती है। गरीब लोगों को ज़्यादा मकान किराया न देना पड़े इस बात का भी वहाँ सरकार ख्याल रखती है। ऐसे मामलों में सरकार मकान मालिक को ग्रांट देकर लिखवा लेती है कि वह किराएदार से अधिक किराया नहीं लेगा। वहाँ प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है और वह मुफ्त दी जाती है। इतना ही नहीं, माध्यमिक और कॉलेज की पढ़ाई भी वहाँ मुफ्त दी जाती है। लेकिन वही अंग्रेज सरकार इस देश में कुछ नहीं करती। मुंबई में जल्द ही एक संकट आने की संभावना है। यहाँ के मिल मालिक कामगारों के वेतन कम कर रहे हैं, जिसके कारण हड़ताल होकर मिलें बंद होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ की सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में अगर ऐसे हालात पैदा होते तो वहाँ की सरकार चुप नहीं बैठती। शांति कायम रखने के अलावा अपना और कोई कर्तव्य अगर यह सरकार नहीं मानती तो उस वजह से यहाँ की प्रजा को सुख और शांति मिलना संभव नहीं। केवल राष्ट्र के लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी यहाँ के लोगों को व्यापक सत्ता मिलना निहायत जरूरी है। इसीलिए अंग्रेज सरकार के हाथों से सत्ता छीन लेने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। अभी जो मानपत्र मुझे दिए गए हैं उनमें से एक में कहा गया है कि सुदामा की पोटली की तरह हमारी इस तुच्छ भेंट का स्वीकार करें। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सुदामा के पोहों से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को स्वर्ग में अच्छी जगह मिले इसलिए मेरी कोशिशें नहीं चल रही हैं। वह मेरा काम भी नहीं है। इस लोक में ही आपके क्लेश कम हो, आपको सुख मिले, यह मेरी कोशिश है। उसके लिए छन छन बचते पैसों की जरूरत है, वह मैं आपसे लेना चाहता हूं और आपने वह मुझे देना चाहिए।